नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीरज पंडित आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान पॉइंट में। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का जो परिचय है और प्रशासनिक व्यवस्था है उसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे आई बटन में जाके या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आज हम गुलाम वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मोहम्मद गोरी का एक विश्वासपात्र दास था। जब मोहम्मद गोरी यहाँ से 1206 में वापस जा रहा था तो रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई थी। तो लेकिन उसके पूर्व ही उसने अपने विश्वासपात्र दास कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर के क्षेत्र में सूबेदार घोषित कर दिया था, सूबेदार बना दिया था वहाँ पे। तो अब जो था कि मोहम्मद गोरी की हत्या के पश्चात उसका कोई भी यहाँ पे वारिस या उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण जो पूरी व्यवस्था थी, पूरा जो शासन व्यवस्था था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ जाता है और वो यहाँ का शासक बन जाता है। तो उसने इसी दौरान गुलाम वंश की स्थापना की, या यूँ कहिए कि पूरी दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। अब देखा जाए कि गुलाम वंश को दो और नामों से जाना जाता है, दास वंश और मामलूक वंश। जहाँ तक आप लोग जानते होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का दास था, और ये जो पूरा वंश है इसमें 3 ऐसे शासक हुए हैं जो किसी न किसी शासक के दास रहे हैं। इसी कारण इस वंश को दास वंश कहा जाता है। तो 3 शासकों में कौन थे जो दास थे? एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, दूसरा इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, और ये बलबन जो इल्तुतमिश का दास था। तो ये तीन मात्र ही ऐसे शासक हुए इस वंश के जो किसी न किसी शासक के दास थे। अन्य नामों में इस वंश के अन्य नामों में एक वंश था मामलुक वंश। मामलुक का अर्थ होता है वैसा दास जो स्वतंत्र हो चुका हो, मतलब कि पहले वो दास था लेकिन अब वो दासता से मुक्त हो चुका है। तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो पहले मोहम्मद गोरी का दास था लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात वह दासता से मुक्त हो चुका था और एक शासक बन गया था। ठीक उसी प्रकार इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के पश्चात वो भी मुक्त हो गया था, और बलबन भी इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात मुक्त हो चुका था। तो इसलिए इस वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। अब देखें गुलाम वंश का समय था कितना, कब से कब तक था? 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का समय माना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं शासक और कार्य। इस वंश में, गुलाम वंश में कौन कौन से शासक हुए और उनके क्या क्या कार्य हुए। सबसे पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। यह मोहम्मद गोरी का दास था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, क्योंकि मोहम्मद गोरी से लाहौर की सूबेदारी ही सौंप के गया था, इसलिए उसने अपना शासन व्यवस्था लाहौर से ही चलाना शुरू किया। इसलिए उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुलाम वंश का उसने स्थापना किया तो उसके बाद मात्र 4 सालों तक उसने शासन किया। तो इस दौरान उसे ज़्यादा विस्तार करने का, शासन का मौका नहीं मिला, या बहुत सारे कार्य करने का मौका नहीं मिला, या हो सकता है किसी और भी कारण से उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। बिना सुल्तान की उपाधि धारण किए उसने शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया। उसे लाख बख्श की उपाधि प्रदान की गई थी। अब प्रजा द्वारा या दरबारियों द्वारा उसे लाख बख्श की उपाधि प्रदान की गई थी। इसका कारण यह था कि वह काफ़ी उदार हृदय का और दानी प्रवृत्ति का था, इसीलिए प्रजा ने उसे लाख बख्श की उपाधि प्रदान की थी। अब इसके कुछ निर्माण देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ महत्वपूर्ण निर्माण करवाए, जिसमें कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली में
भारत में सर्वप्रथम जो तुर्कों का तुर्क मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। इसके अलावा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया। पहले ये एक हिंदू विद्यालय हुआ करता था, लेकिन बाद में उसे मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। आज भी उस मस्जिद के दीवारों में संस्कृत में श्लोक उकरे हुए हैं। अगर आप लोग कभी जाए तो घूमने के लिए तो इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अब ये कुतुब मीनार जो है ये नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है। ये जो है एक प्रसिद्ध सूफ़ी संत हुए थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो उनके नाम पे कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार पड़ा, समझे ना। अब वो उनके मतलब अनुयायी थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के अनुयायी थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए उनके नाम पे उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। हसन निज़ामी दरबारी साहित्यकार थे, प्रसिद्ध दरबारी साहित्यकार थे। कौन थे? हसन निज़ामी। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लाहौर में पहले वो चौगान एक खेल होता था, पोलो जिसे कह सकते हैं, तो वो लोग घोड़े पर से खेल रहा था, उसी समय घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उसे आगरा में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? आगरा में दफनाया गया। आइए अब आगे देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात कौन शासक बना? आराम शाह। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, लेकिन यह एक अयोग्य शासक था। जी हाँ, यह एक अयोग्य शासक था जिसकी हत्या इल्तुतमिश द्वारा कर दी गई। अब क्या था, इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का एक विश्वासपात्र दास था और साथ में दामाद भी था। तो क्या हुआ था कि दरबारियों का एक दल था, मतलब 2 वर्गों में दरबारी बटे हुए थे। एक वर्ग जो था इल्तुतमिश के सपोर्ट में था, तो दूसरा वर्ग था जो मतलब आराम शाह और उसके पिता कुतुबुद्दीन ऐबक के विश्वास पात्र थे। तो जो आराम शाह के खिलाफ थे उन्होंने इल्तुतमिश को भड़काया कि आप ज़्यादा योग्य हो, आप शासन करो। तो इल्तुतमिश क्या था, उसने आराम शाह को गद्दी से हटाने का प्लान बनाया और लाहौर की ओर कूच किया। यह बात आराम शाह को भी पता चल गई और बीच रास्ते में दोनों का युद्ध हुआ, जिसमें आराम शाह मारा गया और इल्तुतमिश अगला सुल्तान बना। तो अब देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्या नाम था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद था। सर्वप्रथम उसने अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित कर लिया। अब उसका कारण क्या था, वजह क्या था कि उसने लाहौर को हटाकर दिल्ली को अपना राजधानी बनाने का निर्णय लिया? वजह था कि लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बहुत सारे सपोर्टर थे, तो इसको भी डर था कि कहीं वो लोग हमारी या मेरी हत्या ना कर दें। तो इस चलते उसने अपना जो राजधानी है उसको बदलकर दिल्ली ले आया। और दिल्ली एक ऐसा जगह था जिससे पूरे भारत में जहाँ भी उसका शासन था एक मध्य सेंटर पॉइंट था, जहाँ से वह पूरे भारत पर नज़र रख सकता था, इसलिए भी उसने ऐसा किया होगा। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, या दिल्ली सल्तनत के हैं या गुलाम वंश के हैं। उसका वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया? इल्तुतमिश को, क्योंकि इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह ज़्यादा शासन नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपने क्षेत्र को ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाया और प्रजा के हितों के लिए या फिर शासन व्यवस्था को बढ़ाने के लिए भी कोई ज़्यादा कार्य नहीं कर पाए। इसलिए जब इल्तुतमिश बना तो वो एक लंबे समय के लिए शासक बना और उसने बहुत सारे कार्य किए। तो इसके लिए इल्तुतमिश को गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। खलीफा से विधिवत सुल्तान बनने की स्वीकृति ली। तो उस वक्त क्या होता था मुस्लिमों में, या फिर यूँ कहिए कि जो मुसलमान शासक थे,
तो एक नियम था कि शासक बनने से पहले जो धर्मगुरु थे, जिसे खलीफा कहा जाता था, उनसे इजाज़त लेनी पड़ती थी। तो धर्मगुरु इजाज़त देते थे तो फिर वो सुल्तान की उपाधि धारण कर सकता था। तो इसने भी क्या किया, विधिवत जो है स्वीकृति ली खलीफाओं से, और सुल्तान बनने के लिए खलीफाओं ने उसे खिल्लत की उपाधि प्रदान की। क्या थी? खिल्लत की उपाधि खलीफाओं ने दी और उसे सुल्तान बनने की स्वीकृति प्रदान की। अब देखते हैं कि उसने क्या क्या, जो शासन व्यवस्था संबंधी क्या क्या कार्य थे, एक बार देख लेते हैं। तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाई, कहीं कहीं इसे अक्ता प्रथा भी कहा जाता है। तो इसमें क्या था, यह एक प्रकार का भू राजस्व संबंधी प्रथा था। इसमें जमीन जो था जागीरदारों को दे दिया जाता था, बदले में उससे कर के रूप में वसूली की जाती थी। तो इस प्रकार जो भू राजस्व की प्राप्ति होती थी उसे इक्ता प्रथा कहा जाता था। विरोधियों के दमन के लिए तुर्कान ए चिहलगामी या चालीसा का गठन किया गया था। अब बहुत सारे जो शासक होते हैं उसके कुछ न कुछ तो दुश्मन होते ही हैं। अब जैसे उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की हत्या कर दी थी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह की हत्या कर दी थी। तो बहुत सारे उसके शत्रु भी पैदा हो गए थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के सपोर्टर थे। तो वो क्या था, अपने विरोधियों को दमन करने के लिए उसने 40 सरदारों का एक दल का गठन किया। और इसी 40 सरदारों के दल को तुर्कान ए चिहलगामी या चालीसा कहा जाता था। और इसी चालीसा के मदद से उसने अपने सारे शत्रुओं का बलपूर्वक दमन करवा दिया। उसके अन्य कार्यों में शुद्ध अरबी में सिक्के चलवाए। जो उसने सिक्के चलाए वो पूर्णतया शुद्ध अरबी भाषा में होते थे। उसने चांदी का एक सिक्का चलवाया जिसे टंका कहा जाता था, और तांबा का एक सिक्का चलाया जिसे जीतल कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को टंका और तांबे के सिक्कों को जीतल। उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान के नाम से भी सिक्के चलवाए। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, उसके नाम से भी उसने सिक्के चलवाए। सिक्कों पर टकसाल का नाम भी अंकित करवाया। अब जहाँ वो बनते थे, ढलते थे, सिक्के जहाँ बनते थे उसे टकसाल कहा जाता था, उसका नाम भी सिक्कों पर अंकित करवाना शुरू किया। चंगेज़ खां के आक्रमण को विफल किया। अब जो इल्तुतमिश था ये बहुत ही कुशल और बुद्धिमान शासक था। तो सर्वप्रथम जो चंगेज़ खां था, मंगोल शासक, उसने भारत में आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय ही। तो वो क्या था कि पश्चिमी उत्तर का जो क्षेत्र है उस एंट्री पॉइंट भारत में वही था। तो उसी क्षेत्र में चंगेज़ खान ने आक्रमण किया, लेकिन यह पहले से ही उसके सिक्योरिटी के लिए व्यवस्था करके वहाँ रख दिया था। तो क्या था, जैसे चंगेज़ खान ने आक्रमण किया तो उसके बराबर की प्रतिस्पर्धा मिली और चंगेज़ खान को वापस जाना पड़ा। बहुत ही कुशलता से उसे दमन कर दिया चंगेज़ खान के आक्रमण को। अन्य कार्यों में देखें तो न्याय व्यवस्था के लिए काजी और आमिर ए दाद की नियुक्ति करवाई। तो न्याय व्यवस्था के संचालन के लिए काजी और आमिर ए दाद की नियुक्ति करवाई। उनके दरबारी विद्वानों में मिनहाज उस सिराज और मालिक ताजुद्दीन जैसे दरबारी विद्वान थे जो उसके दरबार में रहते थे। इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार का निर्माण एक्चुअली में शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, परंतु उसके समय से पहले मृत्यु हो जाने के कारण वह पूरा नहीं हो पाया था। तो उसे पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया। अब है शमसी ईदगाह एवं सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इसके बनाए हुए अन्य निर्माणों में से शमसी ईदगाह और सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी शामिल है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। अब इल्तुतमिश जो था उसके मरने के पश्चात रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना 1236 ईस्वी में। इसके पीछे एक कहानी है कि एक्चुअली में रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को ऑलरेडी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मगर उसके मरते ही जो आमिर थे और दरबारी
जो धार्मिक विद्वान थे उन लोगों को एतराज़ था, जो सरदार थे वो सबको एतराज़ होने लगा कि एक महिला शासिका बनेगी, उससे अच्छा है कि नहीं। वो लोग बहुत विरोध करने लगे। इसलिए दबाव में आके रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था, इल्तुतमिश का पुत्र था, उसे शासक बनाया गया। लेकिन वह एक अयोग्य शासक था जिसका विरोध रज़िया सुल्तान ने किया। उसने 1236 में ही उसे पदस्थापित करके खुद सुल्तान बन बैठी। अब देखते हैं रज़िया सुल्तान के बारे में। इसका शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसे भारत की पहली महिला शासिका होने का भी गौरव प्राप्त है। कहा जाता है भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम महिला शासिका कौन थी, तो वो थी रज़िया सुल्तान। और ये भी पूछा जाए यदि पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो वो भी रज़िया सुल्तान के नाम में हम लोग टिक लगाएंगे। अब था कि रज़िया सुल्तान ने शासिका बनने के बाद कुछ ऐसे कार्य करने शुरू कर दिए जो कि अमीरों, सरदारों को और तुर्कान चहलगामी के सदस्यों को नागवार गुजरने लगा। वो पसंद नहीं करते थे। क्या कार्य करते थे, किया था उसने, पुरुषों का वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था। लंबा चोगा, टोपी, ये सब पहनना शुरू कर दिया था। और पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। जो पहले नकाब जो मुस्लिम महिलाएं लगाती है उसको भी उसने त्याग दिया था। और ये सब बातें उन धार्मिक गुरुओं को पसंद नहीं आती थी। और सबसे बड़ा बात क्या था कि उसने मलिक याकूत, एक दास था, गुलाम था, एक निम्न जाति का मुसलमान था, उसको जो है उच्च पद पे नियुक्त किया था। मलिक याकूत नाम के दास को उच्च पद प्रदान किया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि रज़िया सुल्तान और मलिक याकूत के बीच कुछ प्रेम संबंध जैसे लक्षण दिखाई पड़ते थे, या यूँ कहिए कि प्रेम संबंध थे। तो अब ये जो बात थी, जो कुलीन वर्ग के, संभ्रांत वर्ग के या फिर धार्मिक गुरु लोग जो थे उनको पसंद नहीं आती थी कि एक दास जो था, छोटे निम्न स्तर का मुसलमान, वो कैसे इतने उच्च पद पे बैठ सकता है, उसके साथ कैसे प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है। तो इसका गुस्सा उन लोगों को लगा रहता था। और वो क्या थे कि बहुत दिन से कोशिश करते आ रहे थे कि उसे किसी तरह पदस्थापित किया जाए, रज़िया सुल्तान को पद से हटाया जाए। लेकिन दरबारियों में कुछ ऐसे भी थे जो रज़िया सुल्तान के सपोर्टर थे। वो भी चाहते थे कि नहीं, रज़िया सुल्तान अच्छी शासिका साबित हो रही है, नहीं वो शासिका रहे। तो इस तरह का दरबार में दो वर्ग बन गए, एक उसके समर्थक का और दूसरा विरोधी का। मलिक याकूत को उच्च पद प्रदान किया, घोड़ों की देखरेख का प्रधान बना दिया। जो घोड़साल होते थे उसमें घोड़े रखे जाते थे, उसका प्रधान नियुक्त किया गया मलिक याकूत को। अब क्या था, जो अमीर थे या तुर्कान चहलगामी के सदस्य थे, सरदार थे, उन लोगों ने षड्यंत्र रचना शुरू किया। और भटिंडा का सूबेदार था उस वक्त अल्तुनिया। कौन था? भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया। उससे उन लोगों ने अनुरोध किया कि आप आक्रमण कीजिए और रज़िया सुल्तान को पराजित करके यहाँ कब्जा कर लीजिए। तो इसी लालच में आके अल्तुनिया ने रज़िया सुल्तान पे आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। इस युद्ध में मलिक याकूत मारा गया और रज़िया सुल्तान को कैद में डाल दिया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ थी कि अल्तुनिया को विजय के पश्चात भी कोई मतलब उससे ज़्यादा भाव नहीं दे रहे थे कोई भी। तो क्या था कि उसने गुस्से में आके रज़िया सुल्तान से, जिसे कैद किया था पहले, अब से उसने विवाह कर लिया। तो अब इस बीच जो था दिल्ली का गद्दी खाली था। तो इसी मौके का फ़ायदा किसने उठाया? तो रज़िया सुल्तान का एक और भाई था बहराम शाह। तो बहराम शाह ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और दिल्ली की गद्दी हथिया लिया। अब क्या था कि रज़िया सुल्तान को ये बात पता चली, तो पुनः अपना गद्दी प्राप्त करने के उद्देश्य से रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया पंजाब से वापस
दिल्ली की ओर आते हैं, लेकिन रास्ते में बहराम शाह ने अपने आदमी को भेजकर उसकी मतलब अल्तुनिया को और रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी। तो 1240 ईस्वी में बहराम शाह द्वारा हत्या कर दी गई किसकी? रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की। अब देख लेते हैं कि रजिया सुल्तान के पश्चात कुछ और शासक हुए, जैसे बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद। ये 3 शासक हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा योग्य नहीं थे, कुशल शासक नहीं थे। हालांकि किसी तरह उन्होंने मतलब कुछ दिन तक शासन को आगे बढ़ाया, लेकिन यूँ कहा कि कोई विस्तार का कार्य या फिर कोई महत्वपूर्ण कार्य, कोई इस तरह का प्रशंसनीय कार्य किया हो ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो नसरुद्दीन महमूद के बाद आए गयासुद्दीन बलबन। यहाँ गयासुद्दीन बलबन पूरे गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली और योग्य शासक। यह इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इल्तुतमिश का दास और तुर्कान ए चहलगामी का सदस्य था। बलबन जो था ये इल्तुतमिश का दास था। जहाँ हम शुरू में आपने बताया कि 3 लोग किसी न किसी शासक के दास थे जो शासक बने, उसमें एक बलबन भी शामिल था। तो बलबन जो था इल्तुतमिश का दास था और तुर्कान ए चहलगामी का सदस्य था। जो 40 सरदारों का दल बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, उसी में से एक था यह तुर्कान ए चहलगामी का सदस्य बलबन। काफ़ी चतुर, कुशल और धूर्त किस्म का इंसान कह सकते हैं, वो भी था ये बलबन। उसने क्या किया, गद्दी हथियाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद से करवा दिया। तो इसके पहले जो शासक थे, सुल्तान थे नसीरुद्दीन महमूद, उससे करवा दिया अपनी पुत्री का विवाह। अब क्या होता पुत्री का विवाह कर दिया तो नसीरुद्दीन मोहम्मद साहब खुश हो गए। खुश होने के बाद उसने उलूग खां की उपाधि प्रदान कर दी। बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। अब क्या था कि ये बहुत प्रसन्न हो गया नसीरुद्दीन महमूद। अब बहुत सारा ये समझ लीजिए कि अब बलबन जो था नसीरुद्दीन महमूद का ससुर बन गया। अब इससे उसकी पैठ बढ़ गई, बादशाह सुल्तान से नज़दीकियाँ बढ़ गई, उसका ज़्यादा ओहदा भी बढ़ा दिया गया, उसको ज़्यादा भाव मिलना शुरू हो गया। अब क्या था कि नसीरुद्दीन महमूद से नज़दीकियाँ बढ़ने के कारण बलबन जो था षड्यंत्र करना शुरू कर दिया नसीरुद्दीन महमूद के खिलाफ, और 1266 में उसकी हत्या कर दी। अपने दामाद की ही हत्या कर दी और गद्दी पर कब्जा कर लिया। इस तरह 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का शासक बना। उसने शासन के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। जो भी प्रकार का मतलब शासन करने के लिए ज़रूरत हो, कोई भी कुछ भी करना पड़े, वो उसके लिए तैयार था। मारकाट मचाना हो या फिर ताकत के बल पर हो, अत्याचार हो, जुल्म हो, चाहे जैसे भी हो, उसने सब नीति अपनाई। उसे रक्त और लौह की नीति कहा जाता था। एकदम निरंकुश शासक था, कठोर शासक था। बलबन के अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता था और उसके आदेशों को मानना अनिवार्य था। वही प्रजा में उसने ये मुनादी करवा दी कि भैया जो सुल्तान हैं वो ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं और उसका आदेश का पालन करना अनिवार्य है। सुल्तान का कोई विरोध नहीं कर सकता था। उसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। यहाँ जिल्ले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, अल्लाह का प्रतिनिधि। तो इस तरह से उसने स्वयं को जिल्ले इलाही का उपाधि प्रदान किया। सुल्तान के विरोध का अधिकार नहीं, उसके अनुसार किसी को भी सुल्तान के विरोध का अधिकार नहीं है। उसे सुल्तान का हर आज्ञा का, उसका हर जो भी उसका आदेश होगा उसको मानना जरूरी है। उसने सिजदा और पैबोश प्रथा का प्रारंभ किया। अब ये सिजदा और पैबोश प्रथा क्या था? एक्चुअली में जो था कि बलबन अपने आप को कुलीन और संभ्रांत परिवार का दिखाना चाहता था। सोचता था कि नहीं, मैं बहुत ही बड़े खानदान से हूँ, बहुत ही उच्च कुल का मुसलमान हूँ, ऐसा वो जनता को दिखाना चाहता था, प्रजा को। तो इसके लिए उसने सिजदा और पैबोश जो थी प्रथा का प्रारंभ किया। अभी सिजदा पैबोश प्रथा क्या था? तो सिजदा जो था, आपने देखा होगा टीवी और सीरियल्स में
कोई हिस्टोरिकल देख लीजिए या मुग़ल कालीन या फिर दिल्ली सल्तनत का इतिहास के बारे में, जो सुल्तान को झुककर जो सलाम किया जाता था उसे सिजदा कहा जाता था। झुक के 3 बार 4 बार जो सलाम करते थे उसे सिजदा कहा जाता था। और पैबोस एक प्रथा होती थी जब कि सुल्तान सामने बैठे हों और आगे जाके उसके झुककर उसके पैरों को चूमना, ये था पैबोस प्रथा। तो इस प्रकार की प्रथा उसने शुरू करवाई, मतलब अपने शासनकाल में। उसका मेन उद्देश्य था कि लोग उसे उच्च समझें और उसकी इज्जत करें, इसलिए उसने इन दोनों प्रथा का प्रारंभ करवाया, सिजदा और पैबोस का। उसने शासन के लिए कठोर एवं निरंकुश शासन पद्धति अपनाई। बहुत ही निरंकुश था, कठोर था शासक, मतलब किसी को मृत्युदंड देने में जरा सा भी नहीं हिचकता था। जहाँ किसी को गलत हुआ और देश नहीं माना, बस तुरंत मृत्युदंड उसको दे देना, यही इसका शासन का पद्धति था। तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त कर दिया। वह शुरू में ही तुर्कान ए चहलगामी का खुद मतलब एक मेंबर था, लेकिन बाद में जब वह शासक बना तो तुर्कान ए चहलगामी को उसने समाप्त करवा दिया, ताकि उसी तरह का कोई भी और दूसरा उठ के ना आए और हम मेरी हत्या करके खुद शासक ना बन जाए। इस डर से भी उसने इस ग्रुप को, तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त कर दिया, या यूँ कहिए चालीसा का समाप्त कर दिया। उसने नए सैन्य व्यवस्था दीवान ए अर्ज की स्थापना की। जी हाँ, हमने पहले वीडियो में भी बताया, आपने दिल्ली सल्तनत का जो एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें भी मैंने जिक्र किया है दीवान ए अर्ज के बारे में। तो एक नई सैन्य व्यवस्था थी, इसकी स्थापना की। उसके प्रधान को आरिज ए मुबालिक कहा जाता था। जी हाँ, जो सैन्य व्यवस्था के प्रधान को आरिज ए मुबालिक कहा जाता था, और उसके विभाग को क्या कहा जाता था, दीवान ए अर्ज। उसने कुशल गुप्तचर व्यवस्था की भी शुरुआत कराई। जो बाहरी आक्रमण से, षड्यंत्रकारियों से, आंतरिक आक्रमण से, तो इन सभी तरह से विरोधों से बचने के लिए उसने कुशल गुप्तचर संस्था की स्थापना करवाई, जिसे वरीद ए मुबालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वरीद ए मुबालिक। मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए विशाल सेना का निर्माण करवाया। मतलब जो मंगोल था बार बार आक्रमण करते रहते थे, बहुत ही बर्बर जाति होती थी मंगोल, तो उससे बचने के लिए उसने एक विशाल सेना का निर्माण करवाया। और इस सेना को क्या कहाँ उसने, दक्षिण पश्चिम का उत्तर पश्चिम का जो बॉर्डर था वहाँ पे ही उसको नियुक्त करवा दिया कि उधर से आएगा, उधर से उधर उसको वापस खदेड़ दिया जाएगा। और ये तुर्कान ए चहलगामी का सदस्य था, तो मंगोलों से बहुत बार इसकी झड़प हुई थी, और जब भी झड़प हुई थी तो उसमें वह शामिल था, तो इसलिए अच्छा अनुभव था मंगोलों से लड़ने के लिए। तो सबको देखते हुए उसने इस तरह की व्यवस्था की थी। एक समय ऐसा आया था कि मंगोलों के आक्रमण के समय उसका पुत्र मोहम्मद नाम का एक पुत्र था, वो भी मंगोल आक्रमण में ही मारा गया था। उसने एक ईरानी या फारसी का त्यौहार नौरोज की शुरुआत करवाई। एक फारसी त्यौहार होता था नौरोज, उसकी शुरुआत किसने करवाई, गियासुद्दीन बलबन ने। आमिर खुसरो और आमिर हसन जैसे प्रसिद्ध दरबारी कवि गियासुद्दीन बलबन के दरबार में ही रहते थे। स्वयं का बलबनी मकबरा का स्थापना करवाया। बलबन ने अपने जीवित रहते ही अपना मकबरा बनवा लिया था। जी हाँ, बलबनी मकबरा कहा जाता है उसे। ये एकमात्र शासक था जिसने जीते जी अपना मकबरा बनवाया था। गुलाम वंश का सबसे कुशल शासक साबित हुआ। अभी तक भी जितने भी शासकों में थे, सबसे कुशल शासक बलबन को ही माना जाता है। 1287 ईस्वी में मंगोलों से लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई। अब मंगोलों से हालांकि बहुत सारा अनुभव तो ज़रूर था, लेकिन युद्ध है, युद्ध का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, तो उसी कारण मंगोल से लड़ते हुए 1287 में इसकी मृत्यु हो गई। अब बलबन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कैकुबाद, 1287 में कैकुबाद बलबन का पुत्र जो था वो शासक बना, और उसका शासनकाल ज़्यादा नहीं, 1287 से 1290, मात्र 3 साल तक चला, अयोग्य था। फिर उसके बाद क्यूमर्स जो 1290 में वो शासक बना। कहीं कहीं क्यूमर्स नहीं, कैमोर्स भी मिलेगा, तो दोनों एक ही बात है।
आप उस पर ज़्यादा गौर ना करें। तो यह जो था गुलाम वंश का अंतिम शासक साबित हुआ, कैमूर्स। तो कैमूर्स की हत्या खिलजी वंश का जो प्रधान था जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी और वहाँ से गुलाम वंश समाप्त हो गया और खिलजी वंश की शुरुआत हुई। तो इस तरह हम लोगों ने आज दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके तमाम जो शासक थे उसने क्या कार्य किए, कब से कब तक शासन किया, उसके बारे में एक जानकारी प्राप्त की। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तब तक चलता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ। जय हिंद।